हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और भैया थोड़ा सा कोई बात नहीं, 2-4 मिनट लेट सही, लेकिन क्लास रेगुलर हो रही है और आवाज भी क्लियर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। सबको नमस्कार, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आवाज वगैरह क्लियर है। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रकाश का अपवर्तन। पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था प्रकाश का अपवर्तन। और मैंने आपको यह भी कहा है कि ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगता है, बहुत जल्दी से याद नहीं होता है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, ये पूरा याद करना पड़ेगा। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो सभी चीजों को मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। इस वाले टॉपिक में सबसे पहले हमने प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा पढ़ी है। सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 जो है वो है अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण। तीसरे नंबर पर एक शब्द पढ़ा था जिसका नाम है अपवर्तनांक। इसको हम म्यू से लिख देते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक बोल दीजिए, या हम इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला, कारण वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। चौथे नंबर पर अपवर्तन के हमने 2 नियम पढ़े हैं। और 5वें नंबर का टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, वो है अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। हाँ भाई, 13 नंबर का पीडीएफ चेक करवा दूंगा। पहले मेरी बात को आप समझिए दोस्तों। ये वाली जो टॉपिक है इसको हल्का सा मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप रिपीट कर लीजिए, नहीं तो इस टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले, अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये परिभाषा मैंने आपको बता दी है। अगला है अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण यह है कि अलग अलग माध्यम
में जब भी कोई प्रकाश जाता है तो उसका अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उसकी चाल अलग अलग होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, आपसे पूछेगा अपवर्तन क्यों होता है, तो उसका कारण है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए हमको ये अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। उसके बाद में एक छोटा सा शब्द ये था कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो इसका पता चलता है अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके एक छोटा सा चार्ट बनाया था और उस चार्ट से सब कुछ क्लियर हो रहा था। जिसका अपवर्तनांक का मान कम होता है, कोई भी अलग अलग माध्यम है, मान ले माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 3, माध्यम 4, माध्यम 10, अलग अलग माध्यम है, उनका अपवर्तनांक का मान भी अलग अलग होगा, उनका अपवर्तनांक का मान भी अलग अलग होगा। और मैंने ये कहा था जिसका अपवर्तनांक का मान कम होगा, ये लाइन याद करके बैठ जाइए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट? फिर मैंने आपको अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी बताया था मैंने। निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ऊपर तो लिखना है निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे लिखना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। नीचे क्या लिखना होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका आप अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हो। तो इससे हम अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अपवर्तन के दो नियम पढ़ाए थे। पहला नियम यह था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। और अगला नियम यह था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान जो है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है। यह था आपका स्नेल का नियम। ऐसी कुछ बातें हमने आपको समझाई थी भैया, इनको बार बार रिपीट करिए तब जाके चीजें याद रहेंगी। चलिए अब आप हेडिंग पे लगाइए, हेडिंग पे लगाइए अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। एक बार हेडिंग पे लगाओ, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं हेडिंग पे लगा लीजिए, हेडिंग पे लगाइए अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। फिर मैं कुछ छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा। एक बार हेडिंग पे लगाइए अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। मेरे भाई ध्यान से सुनना, आपको दो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए मेरी बात को सुने जितने भी भाई लाइव है, आपको दो चीज बड़े ध्यान से सुननी है। अगर कोई भी वस्तु मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, कोई भी वस्तु मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, नंबर एक बात, या उठी हुई दिखाई दे रही है, उठी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों दो शब्दों को पकड़िए, कोई भी चीज है जाना सीधा चाहिए लेकिन मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज है कोई वस्तु है तो यहां लेकिन दिखाई यहां दे रही है, उठी हुई दिखाई दे रही है तो यहां। ये वास्तविक स्थिति है इसकी, ये इसकी वास्तविक स्थिति है और ये इसकी आभासी स्थिति है। कोई चीज है तो यहां लेकिन दिख यहां रही है, उठी हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी आपको कहीं पर भी दो शब्द दिखाई दे जाए, मुड़ी हुई दिखाई देना या उठी हुई दिखाई देना,
दोनों का उत्तर प्रकाश का अपवर्तन होगा। सर मेरा पटवारी का पेपर है, उसके लिए साइंस कम तो नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। इतना साइंस पढ़ लो, कम रहेगी तो और मैं करवा दूंगा। चलो देखो भाई, अपवर्तन का पहला घटना जो है वो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी। पहली घटना है पानी में रखी हुई पेंसिल ले लो, पेन रख दो, कोई लकड़ी रख दो, का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। दोस्तों एक बहुत सामान्य सा उदाहरण है जिसको हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने कक्षा 10वीं के अंदर भी इसका चित्र जरूर देखा होगा। ये कोई बीकर है जिसमें हमने पानी भर दिया और ये आपका अभिलंब है। जब आप कोई पेंसिल इसमें डालते हो, जैसे मान लीजिए कोई पेंसिल हमने डाल दिया, इसको अभिलंब की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पेंसिल आपने डाली ऐसे, ये कोई पेंसिल आपने डाली ऐसे लगा के। अब ये रखी तो ऐसी है, लेकिन दोस्तों आपको ये ऐसे नहीं दिखाई देके, आपको यहां से ये चीजें जो है आपको ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। मुड़ी हुई दिखाई, नियम से इसको सीधा दिखना चाहिए था, लेकिन ये हमको थोड़ा सा बेंड करती हुई यहां से ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है, यहां से ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट यह है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, टिमटिमाते हुए दिखाई देना। दोस्तों कभी हम रात के समय जब तारों को देखते हैं तो हल्का सा वो ऐसे वाइब्रेट करता हुआ दिखता है। उसका रीजन है क्योंकि तारे बहुत दूर हैं और हम बहुत दूर हैं, तो दोनों के बीच में बहुत सारे माध्यम है, और जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा होता है तो वो बेंड करता हुआ जाता है, एक तरह से मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो रात्रि के समय तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे और तारों के बीच में बहुत सारे माध्यम है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों जैसे पानी में पड़ा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, समझो इसको भी दिखाई देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये कोई पानी भरा हुआ है, और ये तो आप अपने घर पर भी कर सकते हो प्रैक्टिकल, और आपने पानी में कोई सिक्का पड़ा हुआ है, देखो यहां कोई सिक्का है। ये दोस्तों सिक्का बिल्कुल एकदम नीचे पड़ा हुआ है,
कोई ऐसे कोई बीच में थोड़ी लटकेगा सिक्का, सिक्का है तो यहां, लेकिन आपको दिखाई यहां पे देता है, यहां पे दिखाई देता है। ये आभासी है, ये वास्तविक है। दोस्तों, जब हम कभी कई गिलास लेना और गिलास में कोई सिक्का डाल दीजिए, आपको ऐसा लगेगा वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4, ध्यान से सुनना। तालाब में मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना। दोस्तों, ध्यान से सुनना। जैसे कभी आपने देखा होगा, जब हम तालाब में कोई मछली हमको दिख रही होती है, सुनना मेरी बात को, खुद तालाब में आराम से मछलियां घूमती रहती है, लेकिन जहां आपको मछली दिख रही है ना, वहां मछली होती नहीं है, वो उसका आभासीपन है। तो मेरी बात को सुनिए। आप जहां निशाना लगाते हो, जैसे मछली यहां है, लेकिन वो दिखेगी यहां, ये दिखेगी, यहां मछली नहीं है, मछली यहां है ही नहीं है। तो जिनको थोड़ा सा फिजिक्स का पता है, वो निशाना यहां लगाएंगे, यहां थोड़ा नीचे लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे। तो मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से उठा हुआ दिखाई देना, इसके पीछे भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जहां मछली आपको दिख रही है ना, वहां नहीं है मछली, तो ऐसे उठी हुई दिखाई देती है, उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। 5वें नंबर पर दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय सूर्य का 2 मिनट पहले दिखाई देना। इसको पूरा एक बार वापस से सही से लिखता हूं, इसकी भाषा सुनिए दोबारा। प्यारे विद्यार्थियों, जब सूर्य उगता है, सूर्य उदय के समय सूर्य का 2 मिनट पहले दिखाई देना, पूरी भाषा एकदम सही लिखो, पहले दिखाई देना, व सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना। दोस्तों, वापस से समझने, इस पॉइंट नंबर 5 को काफी बार ये परीक्षा में आ गया, इसको आराम से समझना, अच्छे से समझना। जैसे सूर्य सुबह उग गया, सूर्य जब उदय नहीं होता है, उससे 2 मिनट पहले आपको दिख जाता है। थोड़ा ऐसे समझो, मतलब आप ये मान लीजिए कि आपने सूर्य को देखा 6:02 पर, 6:02 पर आपने सूर्य को पहली बार देखा, लेकिन वास्तव में अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। समझने की कोशिश करना। 6:02 पे आपने देखा कि सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, सूर्य 2 मिनट पीछे उदय होगा, क्योंकि वो आपको 2 मिनट पहले दिख गया, 2 मिनट पहले दिख जाता है। और जैसे ऐसे समझो, शाम की टाइम पे 7:10 पर
समझना, 7:10 पर आपने कहा कि सूर्य ढल चुका है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सूर्य आपका 2 मिनट पहले ही ढल चुका था। नहीं, सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखेगा, मतलब ये 7:10 पे ढल गया, लेकिन आपको कहां तक दिखेगा? 7:12 तक ढलता हुआ दिखाई देगा। वापस समझना इसको दोस्तों, ऐसे समझो कि सूर्य आपको 2 मिनट पहले दिख गया। 2 मिनट का अंतर तो यहां आ गया, समझना मेरी बात को। सूर्य आपको सुबह 2 मिनट पहले दिख गया और अस्त हो चुका है उसके 2 मिनट बाद तक भी दिखता है, तो सूर्य आपको ओवरऑल 4 मिनट ज्यादा दिखता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ये 4 मिनट वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, समझना, फिर समझना। 2 मिनट पहले दिख गया, बढ़िया बात है, और 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। जब सूर्य छिपता है उसके 2 मिनट बाद तक भी आपको दिख रहा है, तो सूर्य उदय और अस्त में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, मतलब आपको सूर्य 4 मिनट ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से 2 मिनट पहले दिख गया और 2 मिनट बाद में जाके छिपेगा, कुल अंतर कितना आ गया? 4 मिनट का ज्यादा दिखाई देगा सूर्य आपको। तो ये आपका पॉइंट नंबर 5। एक बार पॉइंट नंबर 5 को वापस सुनिए। पॉइंट नंबर 5 आपको समझ में आया? यस का जवाब दो भाई। यूट्यूब पर क्लास होगी फिक्स 8 बजे, जहां पर हम रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को करेंगे। जी हां, 8 बजे यूट्यूब पर क्लास होगी जिसमें हम श्वसन तंत्र के क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार पॉइंट नंबर 5 के बारे में बताओ, थोड़ा समझ में आया? और दूसरी खुशखबरी यह है मेरे भाई कि जिस दिन आपने बायोलॉजी पढ़ ली होगी तो आपके रिवीजन के लिए बायोलॉजी का पूरा बुक जो है वो आ चुका है। आप हमारे एप्लीकेशन से बायोलॉजी का जो बुक है इसको मंगा सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी बायो को हमने लिखा है और वो सभी चैप्टर लिख दिए जिनकी आपको जरूरत है भाई। समझना, ये हमारा पूरा बायोलॉजी का बुक है और ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और आपको हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। मेरा भाई, इस बायो के अंदर मैंने वो सब बातें लिख दी है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है, और इसकी जो फीस है, बायोलॉजी की जो प्राइस है वो 310 रुपए है। अब कुछ भाई कहते हैं थोड़ी ज्यादा है, लेकिन भाई अगर मान लीजिए कोई मुझे इसको पश्चिम बंगाल में मंगा रहा है इस किताब को, तो देखो झूठ बोलना डाबरा सर की उसमें है ही नहीं है लिस्ट में। मैं आपको बिल बता दूंगा मेरा भाई, किसी भी किताब को मैं आप तक भेज रहा हूं, एक किताब को भेजने का 62 रुपए चार्ज पोस्ट ऑफिस का आता है। समझना मेरी बात को, चाहे आप जयपुर में मंगवाओ, चाहे आप दौसा के दौसा में मंगवाओ, चाहे आप पश्चिम बंगाल मंगवाओ, चाहे आप कन्याकुमारी मंगवाइए, मेरा 62 रुपए का चार्ज इस बुक पर पोस्ट ऑफिस का लगता है। वो लगेगा 15-20 रुपए ये सिस्टम हमारा ले लेता है जिससे आप इसको परचेज करते हो। किताब महंगी नहीं होती है, किताब महंगी होती है आप तक पहुंचाने की वजह से, है ना। अब बात यह है, कोई ज्यादा ही गरीब है तो मेरे पास डायरेक्ट आ जा भाई, मैं तुझे 50 रुपए सस्ती दे दूंगा। अगर ये किताब 310 रुपए की मिल रही है मार्केट में, अगर कोई भाई मेरे पास डायरेक्ट आ जा, मैं उसको 50 रुपए सस्ती दे दूंगा। अगर आप इस बुक को कहीं भी मंगाओगे, 62 रुपए का चार्ज एप्लीकेशन का है, वो आएगा तो आएगा। तो आप इस किताब को मंगा लीजिए। और इतना जरूर है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का किताब मंगा लिया होगा, इस किताब के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, दुनिया में किताबें बहुत है और
अगर मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम हमारे पूरे जीवन में पढ़ाई पे 2-5 हजार रुपए खर्च कर देते, वो बड़ी बात नहीं है, करते ही है आप। एक महीने का किराया, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, आप कहीं ना कहीं रेंट से रहते होंगे, किसी मकान मालिक के वहां रहते होंगे, एक महीने का 2,000, 1,500, 3,000, कहीं कहीं शहरों में 5-5 हजार रुपए किराया है। यार हम वहां 5,000 रुपए एक महीने का किराया दे देते हैं। ये पढ़ाई की चीज है यार, अगर इनके कमरे पे रह के क्या करोगे जब हमारे पास किताब ही नहीं है तो? भाई आप कमरे पे क्यों रहने गए हो? पढ़ने के लिए। अरे यार जब पढ़ाई करने के लिए किताबें नहीं है तो फिर आप रह ही क्यों रहे हो वहां? तो ये है पॉइंट नंबर 5 है, जब सूर्य उगता है तो आपको 2 मिनट पहले दिख जाता है, और जब छिपता है तो आपको 2 मिनट बाद तक दिखता है। इसका मतलब कुल मिला के सूर्य आपको 4 मिनट ज्यादा दिखाई देता है। एक बिहार से निखिल कुमार जी बोल रहे हो कि सर हम आप तक किताब लेने आएंगे, हमारा 1,000 तो किराया ही लग जाएगा, इससे बढ़िया तो हम मंगा ही लेते हैं। चलो अगला पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 6 भी ऐड कर लो इसमें। पॉइंट नंबर 6 ऐड कर लीजिए। दोस्तों एक एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक लड़का तालाब में पैर लटका कर बैठा हुआ है बेचारा। मगरमच्छ नहीं आएगा, मगरमच्छ नहीं आएगा, वो बैठा हुआ है बेचारा, बैठा हुआ है। उसके पैर, उसके पैर पानी में, पानी में मुड़े हुए दिखाई देते हैं, पानी में मुड़े हुए दिखाई देते हैं, मुड़े हुए दिखाई देते हैं, मुड़े हुए दिखाई देते हैं। कारण प्रकाश का अपवर्तन। कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। बात वही है दोस्तों, चाहे पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे, चाहे पेन मुड़ा हुआ दिखाई दे, चाहे पैर मुड़े हुए दिखाई दे। ये क्वेश्चन वो है जैसे मान लो कोई लड़का है तालाब में पैर लटका के बैठा है, तो जहां से पैर पानी में घुसे हुए हैं, जहां से पैर पानी में घुसे हुए हैं वहां से थोड़े से ऐसे मुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। एक और पॉइंट दोस्तों, आग के, कहीं पे आग लग रही है, आग के दूसरी तरफ देखने पर वस्तुओं का झिल मिलाते हुए, झिल झिल मिलाते हुए दिखाई देना, दिखाई देना। देखो दोस्तों ये पॉइंट क्या है, सीधा पॉइंट है। जैसे कहीं पे आप देखना, जैसे कहीं पे आग लग जाती है दोस्तों, जैसे कहीं पे आग लग गई, कभी आप देखना अगर आग के दूसरी तरफ जब हम चीजों को देखते हैं तो वो चीजें थोड़ी सी ऐसे हिलती हुई सी दिखाई देती है। उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि आग एक अलग माध्यम है और हमारे इधर वाला वायु एक अलग माध्यम है, तो इसलिए हमें आग के दूसरी तरफ जब हम चीजों को देखते हैं तो वो वस्तुएं थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देती है। उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन।
दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट और है 8वें नंबर पर। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है, ऐसे समझ लो। अब मान लीजिए वही क्वेश्चन है, कोई सूर्य यहां ढल रहा है, ये सूर्य ढल चुका है, लेकिन आपको सूर्य अभी ढलता हुआ दिखाई देगा। ये वही है क्वेश्चन है सूर्य वाला, मुख्य अक्ष से उठा हुआ दिखाई देना। देखिए दोस्तों, जैसे ये वही क्वेश्चन है सर मैं जयपुर में रहता हूं, जयपुर में कल या परसों के दिन किताब मिल जाएगी टोंक फाटक पे। जयपुर में किताबें मिल जाएंगी, लगभग 2 या 3 दिन के अंदर किताबें आपको हर शहर में मिल जाएगी, पूरे राजस्थान में मिल जाएगी 3 दिन के अंदर किताबें। दोस्तों सूर्य का पृथ्वी की जो ये अक्ष है, ये वाली सूर्य ढल चुका है, लेकिन फिर भी हमको सूर्य दिखाई दे रहा है, वो आपको मैंने बता दिया। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों ये जितने भी उदाहरण हमने लिखे हैं, इन सब के पीछे कारण है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, सुनिए 8 नंबर पर, मनुष्य की आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य की आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, उसमें भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है, जी हां, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए सुनिए, जैसे आपको ये तो पता है कि हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, रेटिना पर। आंखों में पीछे की तरफ एक पर्दा है जिसको आप रेटिना बोलते हो। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमारी आंखों में लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस, हमारी आंखों में उत्तल लेंस है अंदर। तो प्रकाश जब जाता है तो प्रकाश लेंस में से पास होता है। तो कहने का मतलब जब प्रकाश अंदर जाता है तो वहां पर अपवर्तन की घटना होती है दोस्तों। तो हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें भी अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। 9वें नंबर पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, नहीं जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे एक इंद्रधनुष जो होता है ना, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में भी अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होती है। एक बात सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, मैं इंद्रधनुष आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा। इंद्रधनुष के बनने में 3 घटना काम में आती है। वापस सुनो, इंद्रधनुष के बनने में एक घटना नहीं, अपवर्तन भी काम में आता है, परावर्तन भी काम में आता है और वर्ण विक्षेपण भी काम में आता है। मैंने यहां लिख दिया, अच्छी बात है, वापस सुनिए। अपवर्तन की घटना में, सॉरी, इंद्रधनुष जब बनता है तो इंद्रधनुष के लिए 3 घटनाएं काम में आती है, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। ध्यान रखना, बाकी मैंने यहां पर ये लिख दिया है पॉइंट। तो दोस्तों ये एक छोटा सा हमारा पॉइंट था, अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। एक तो एनटीपीसी का यदि आपने फॉर्म भर रखा हो तो ये आपका 2 महीने के अंदर, मैं आज कह रहा हूं, इस बात को आप नोट कर लेना, जो भी विद्यार्थी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी एनटीपीसी की।
बाकी का आप देख लेना। मैं आपको इतना जरूर कह रहा हूं कि 2 महीने के अंदर एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा। जिसने भी फॉर्म भरा है अपनी तैयारी कर लेना। इधर लोको पायलट का आपने फॉर्म भर दिया हो, देख लेना। टेक्नीशियन की भी भर्ती आने वाली है दोबारा से। तो मेरे भाई लगे रहो, एक बार अच्छे से पढ़ते चलो, फिर हम क्वेश्चन करते रहेंगे, यूट्यूब पर क्वेश्चन करते रहेंगे। एक बार कंप्लीट पहले ये थ्योरी पढ़ दो। अब सुनो दोस्तों, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा सा समझना। दो चार क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप के, थोड़ा उनको मैं समझाना चाह रहा हूं, उनको आप पहले समझो। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे आ रहा है। दो माध्यम है अपने पास, क्या है समझना भाई। 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा कमेंट मत करना। और मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो शायद आज तक आपके कभी समझ में आए ही नहीं होंगे, पक्का बता रहा हूं। तो प्लीज थोड़ा सा समझना, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है दोस्तों। दो माध्यम है मेरे पास, दो माध्यम है। माध्यम एक कुछ भी हो सकता है, और एक है माध्यम दो। दो माध्यम है, समझना क्वेश्चन को। मेरे पास कोई भी दो माध्यम है, एक पानी हो सकता है, एक वायु हो सकती है, एक पानी हो सकता है, एक केरोसिन हो सकता है, एक कांच हो सकता है, कोई भी दो माध्यम है मेरे पास। तो अब मान लीजिए कोई प्रकाश जा रहा है, कोई प्रकाश की जो किरण है वो माध्यम एक से माध्यम दो में जा रही है। जैसे ये माध्यम एक मान लो और ये माध्यम दो मान लो। कोई प्रकाश जो है माध्यम एक से दो में जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन की भाषा सुनो, वो ऐसे पूछेगा, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। भैया ये क्वेश्चन आपकी बत्ती जला देगा, दिमाग की सुनो पहले। दो माध्यम है, पहला क्वेश्चन वो ये बनाया उसने, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। एक तो हो गया क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये है, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन है। एक बात बता रहा हूं, सुनिए, चीजें बदलेंगी और दिक्कत भी आएगी। यहां पर क्वेश्चन में चाल दे रखी होती है। प्रश्न में क्या दे रखा है, चाल, प्रकाश की चाल दे देता है वो। प्रश्न में प्रकाश का वेग या चाल दिया होता है, वेग या चाल दिया होता है। यहां पर भी हम बात कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में आपको
प्रकाश का वेग या स्पीड दे रखी है। अब इसको आप ज्ञात कैसे करोगे? इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको n से लिख सकते हो। अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर रहे हो, किसका? माध्यम 2 का अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर रहे हो 1 के सापेक्ष। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? माध्यम 1 का अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर रहे हो 2 के सापेक्ष। वापस समझना भाई। इसका मतलब क्या है? माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष, सॉरी 2 का ज्ञात करना है, 2 का ज्ञात करना है 1 के सापेक्ष, और यहां 1 का ज्ञात करना है 2 के सापेक्ष। वापस समझना इसको। लास्ट में क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि थोड़ा सा ये अजीब है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 लाइन है, इनको आप प्लीज एक बार दिमाग में बैठाओ, फिर मैं आपको एक, फिर ये नहीं बैठेगा तो एक अगला भी पॉइंट है वो भी दिमाग खराब करेगा। देखिए, आपको मेरी बात को आप कमेंट नहीं करके बातों को समझोगे, मैं बहुत कोशिश करूंगा समझाने की। आपको वो 2 माध्यम देगा। कोई प्रकाश है, प्रकाश की चाल जा रही है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक है। उसका अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चाल। क्वेश्चन में प्रकाश की चाल दे रखी है, क्वेश्चन में प्रकाश की चाल दे रखी है, और अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है, अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है मेरा भाई? देखिए, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है ना? जो ज्ञात करना है भाई, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? सापेक्ष वाला ऊपर लिखना है, सापेक्ष वाला ऊपर लिखना है, माध्यम 1 के सापेक्ष। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल b1 बटे b2, ऐसे भी लिख सकते हो। वापस समझना, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। सापेक्ष वाला यहां ऊपर लिखना है, सापेक्ष वाला यहां ऊपर लिखना है। किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। तो सापेक्ष वाला ऊपर लिखना है, यहां लिख भी देता हूं शॉर्ट में, सापेक्ष वाला ऊपर लिखना है, सापेक्ष वाला ऊपर लिखना है, ठीक है। यहां देखो, माध्यम 2 के सापेक्ष, तो इसका मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन भी कराऊंगा, रुक जाओ। 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब वापस समझना भाई साहब, सापेक्ष वाला ऊपर, फिर सुनना मेरी बात को। अब ये बात शायद आपको आज तक कभी क्लासों में पढ़ाई जाएगी, और पढ़ाई होगी तो पता भी नहीं चला होगा कि हो क्या रहा है। मेरी बात को आप बार बार सुनोगे, जब तक सुनोगे जब तक कि आपको ये बात समझ में नहीं आती है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन में प्रकाश की चाल दे रखी है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल
और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यदि क्वेश्चन में प्रकाश की चाल दे रखी है तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है, जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वो चाल ऊपर और जो ज्ञात करना होता है वो चाल नीचे। जैसे माध्यम 1 के सापेक्ष, तो सापेक्ष वाली चाल ऊपर। यहां क्या है, माध्यम 2 के सापेक्ष, तो सापेक्ष वाली चाल ऊपर। देखो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। ज्ञात करना है वो नीचे, सापेक्ष वाला ऊपर। सापेक्ष वाला ऊपर, ज्ञात करना है वो नीचे। कब? जब क्वेश्चन में चाल दे रखी हो। प्लीज इस बात को अलग से लिखो, दीवार पे लिखो, आप फंसोगे। अगर क्वेश्चन में चाल दे रखी है तो सापेक्ष वाला ऊपर, ज्ञात करना है वो नीचे। लेकिन यदि क्वेश्चन में, यदि प्रश्न में दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के मान दे रखे हैं, चाल नहीं, इस बार चाल खत्म करो, अपवर्तनांक के मान दे रखे हैं, दे रखे हो, तो जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर जाएगा, दे रखा हो। तो जिसका ज्ञात करना हो वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा। समझो बात को दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष, ऐसे पूछेगा वो। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। समझो क्वेश्चन को दोस्तों। अगर हम आपसे कह रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा, अपवर्तनांक का मान दे रखा है। तो जब क्वेश्चन में अपवर्तनांक का मान दे रखा हो तो ध्यान रख लेना भाई साहब, आपको जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखना है। जैसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो, तो ऊपर लिखना है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देगा वो क्वेश्चन में देगा, रुको अभी। और नीचे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम का अपवर्तनांक। समझो इस क्वेश्चन को। एक और बात लिख देता हूं लास्ट में, एक फॉर्मूला और, एक दूसरा फॉर्मूला है। पहले माध्यम के सापेक्ष हो गए, तो अब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का मान। ज्ञात करना है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है वो ऊपर,
पहले माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। तो ऊपर लिखेंगे पहले माध्यम का अपवर्तनांक और नीचे लिखेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n1/n2। अब सुनो भाइयों, क्यों इतनी ताकत लगाई जा रही है? क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में भर भर के पूछे जा रहे हैं और बच्चे केवल इन्हीं में अटके हुए हैं। रात्रि के सरे तारों का टिमटिमाना, अरे भाई वो गए जमाने, वो तारे के टिमटिमाने वाले क्वेश्चन बंद हो चुके हैं आजकल परीक्षाओं में। अब इस क्वेश्चन को समझना, मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, उसको सुन लीजिए और मुझे एक बार यस का मैसेज छोड़ो, मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। दोस्तों, आपको अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। दो माध्यम देगा वो, माध्यम 1 और माध्यम 2। अब सुनो मेरी बात, यदि क्वेश्चन में चाल दे रखी है, प्रकाश की चाल, अगर क्वेश्चन में प्रकाश की चाल दे रखी है तो आपको क्या करना है, सापेक्ष वाला ऊपर रखना है। अगर क्वेश्चन में चाल दे रखी है, एक लाइन लिख लो अलग से, अगर क्वेश्चन में चाल दे रखी है तो सापेक्ष वाला ऊपर, बस एक लाइन याद करो, बस एक लाइन बोलो, बस सापेक्ष वाला ऊपर, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में आपको अपवर्तनांक के मान दे रखे, माध्यम 1 का अपवर्तनांक ये और माध्यम 2 का अपवर्तनांक का मान ये, अगर क्वेश्चन में अपवर्तनांक के मान दे रखे हैं तो मेरे भाई जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर, जिसका ज्ञात करना हो वो ऊपर जाएगा, ज्ञात करना है वो ऊपर रखना है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है उसको ऊपर रखना है। दो लाइन याद करो, मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, सुन लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। जी हां, बायोलॉजी की बुक आ गई भाई, बता दिया मैंने, पहले भी बता दिया। ये अपनी किताब के ही क्वेश्चन कराऊंगा, आलतू फालतू की चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ताकि ये क्लियर भी हो जाएगा आपका डाटा और समझ में भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन है अपनी बुकलेट का, ये अपनी किताब का ही एक क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? पहले तो ये बताओ, फिर मैं इसका क्वेश्चन को करवाता हूं। जिन भाइयों के पास ये किताब है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ा धैर्य रखो, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन दिख रहा है? अब दिख रहा है तो क्वेश्चन पढ़ो। एक प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित हो रही है। कोई प्रकाश की किरण है, घबराओ मत हो, कोई प्रकाश की किरण है 45 डिग्री पर आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस रही है, आपतन कोण है यहां पर 45 डिग्री, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री दे रखा है। यहां पर कोण की बात हो रही है। दोस्तों, एक चित्र बना दूं, टेंशन मत लो, एक चित्र बना देता हूं। कोई प्रकाश आ रहा है, कोण आई जो है वो 45 डिग्री दे रखा है। ये आपतित किरण है मेरे भाई, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। और क्वेश्चन में ये अपवर्तन कोण का जो मान है ये 30 डिग्री दे रखा है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। रुक जा भाई, ये कोण आई है, ये कोण आर है, ठीक है। वो बोल रहा है, सुनो सुनो सुनो, अभी उसने बोला है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। माध्यम 1 और माध्यम 2,
दोस्तों एक तीसरी चीज है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। क्या दे रखा है इस बार? कोण। कोण दे रखा है। तीसरी चीज है ये, अगर क्वेश्चन में एंगल दे रखा है, कोण दे रखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, आपको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। तो साइन आई ये रहा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बटे में साइन 30 डिग्री बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। साइन 45 का जो मान है 1/√2 है और साइन 30 का मान है 1/2। 1/√2 साइन 45 और 1/2 साइन 30 का मान है। एक बार जिनकी मैथ अच्छी है वो अपनी मैथ लगाइए, और जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 1/2 यहां आ गया, 1/√2 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 2/1। फिर हमने इसका पक्षांतरण करके और फिर इसको बराबर करने के लिए √2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये भी 2 का √2 हो जाएगा और नीचे भी √2 हो जाएगा। तो जब हम इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही जवाब होगा √2। इसका सही जवाब जो आएगा वो है √2। अब सुनिए मेरी बात, इसका आंसर आया √2। अब ये क्वेश्चन तो क्या था, ये है हमारे पास पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। इसका उत्तर होगा √2, है ना। जिनकी मैथ कमजोर है उनका फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा कमजोर रहेगा, है ना। जिनकी मैथ अच्छी है, अब इसमें मैं क्या करूंगा भाई, देखो मेरी बात सुनो। मेरा काम ये था कि मैं इसको करने का तरीका बता सकता हूं। जिनकी बीजगणित कमजोर है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सुनो, आप वापस से ध्यान सुनिए। अगर हमने एक स्नेल का नियम पढ़ा था मेरे भाई, ये जो स्नेल का नियम होता है, सही में जो स्नेल का नियम है, जिसको हम ये बोलते हैं साइन आई वटे साइन आर, ये क्या है, ये क्या है, ये है माध्यम 1 के सापेक्ष, ये है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने का सूत्र है। ये अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने का सूत्र है, ज्ञात करना होता है साइन आई बटे साइन आर। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो साइन आई बटे साइन आर, इसका मतलब ही यही है, वापस सुनो, जब आप ये बोल रहे हो ये बातें आपको नोट करनी पड़ेगी अलग अलग करके। मैं क्या कह रहा हूं, दर्पण बिल्कुल सीधा है, लेंस बिल्कुल सीधा है। मैं सच बता रहा हूं, अगर इस पूरे चैप्टर के अंदर, फिर ध्यान दे लेना जितने भी भाई अभी लाइव है, इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपको बार बार कोई वीडियो देखनी है, बार बार अगर कोई वीडियो देखनी है, तो उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, और उसमें भी अपवर्तनांक 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 अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बार बार कह रहा हूं, शायद इतना कोई नहीं बोलेगा आपसे। जितना हो सकता उतनी बार इन क्लासों को देखिए, और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन गलत होगा तो इस टॉपिक से होगा, दर्पण लेंसों से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरा भाई, जब भी कभी
आपसे आपको कोण दे रखा है, ये है आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण। तो आपको दोनों कोण दे रखे हैं, तो वहां पर स्नेल का नियम लगेगा साइन आई बटे साइन आर। और इसका मतलब क्या है ये समझ लेना, इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष, अभी उसको छोड़ो, अभी हमारा जो मैंने बातें बताई है वो अभी नहीं आई है। मैंने दो चीज बताई थी, जब क्वेश्चन में चाल दे रखी हो और क्वेश्चन में अपवर्तनांक के मान दे रखे हो, दो चीज मैंने बता दी। तीसरी चीज ये रही, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि ये साइन आई बटे साइन आर हम कब लगाएंगे, जब आपको क्वेश्चन में ये बोले पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, अब मजा आएगा। अब कहोगे गुरुजी अब जाके बात समझ में आई कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। सुन भाई, धीरे धीरे सीखेगा लेकिन सीखेगा। मेरे पास दो चीज है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक के मान दे रखे। जल का अपवर्तनांक का मान ये रहा, कांच का अपवर्तनांक का मान ये रहा। अब कहानी क्लियर होने वाली है। देखिए, जल और कांच के अपवर्तनांक के मान दे रखे हैं। अब ये क्या कह रहा है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि कोई प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है। कोई प्रकाश की किरण है, सुनो, आपको क्वेश्चन पकड़ना है, क्वेश्चन में फंसना मत, ज्यादा भाषा मत पढ़ना। आपको क्या कह रहा है, जल का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। जल का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपवर्तनांक के मान दे रखे हैं। ज्यादा मत फंसो, जैसे बोलू ऐसे सुनो। क्वेश्चन में अपवर्तनांक के मान दे रखे दोनों के, और आपको किसका, जल का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। जल का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है, गुरुजी ने ये बताई है, ज्ञात करना है उसको ऊपर ले चलो। अगर क्वेश्चन में अपवर्तनांक का मान दे रखा है तो जो ज्ञात करना है वो ऊपर ले लो, जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर ले लो। ऊपर नीचे की कहानी है मेरे भाई, धीरे धीरे लेके जाना। जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर लेना। देखो, किसका ज्ञात करना है, जल का। तो देखो, जल का अपवर्तनांक ऊपर लिखना है। डब्ल्यू का मतलब वाटर, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वाटर, जी का मतलब ग्लास। ये है पानी का अपवर्तनांक, ये है कांच का अपवर्तनांक। किसका ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, गुरुजी पानी का ज्ञात करना है। पानी का ऊपर ले लो, कांच का नीचे रख दो। पानी का 4/3 है, कांच का 3/2 है। भैया सही करिए, इसको गुणा भाग करिए, उत्तर आएगा 8/9, 8/9, 8/9, 8/9। मेरा भाई वापस समझना, उल्टा सीधा रख दोगे उत्तर ही बदल जाएगा। नहीं, किस किस को ये बात कह रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं, किस किस को ये बात समझ में आ रही है। जिसका अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वो ऊपर, ज्ञात करना है वो ऊपर। कब कब कब, जब क्वेश्चन में अपवर्तनांक के मान दे रखे हो। चाल दे रखी हो ना तो उल्टा हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में चाल देते ना तो उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला। चलो ठीक है गुरुजी, धीरे धीरे बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। तो अगर धीरे धीरे बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ के बता जल्दी से मुझे। आएगी आएगी, इसलिए मुझे बच्चे पसंद करते, क्यों कि यार गुरुजी इतनी मेहनत कर करू के उसको सिखा देते हैं बात को। करना क्या है, अब सुनो, आपको क्या करना है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है, कांच का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। और वापस से वो ही दे दिए, देखो वापस से वो ही दे दिए। पानी का अपवर्तनांक दे रखा है, पानी का अपवर्तनांक दे रखा है, और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। क्वेश्चन उल्टा कर दिया इस बार। किसका ज्ञात करना है, कांच का। किसका ज्ञात करना है, कांच का। तो देखो, ग्लास ऊपर, ग्लास ग्लास, कांच का बर्तनांक ऊपर, कांच का बर्तनांक ऊपर, कांच का बर्तनांक ऊपर, और पानी का बर्तनांक नीचे। उत्तर बदल गया, उत्तर बदल गया, उत्तर बदल गया। अब बताओ मेरे भाई,
अब बता पहले उत्तर क्या था, अब उत्तर क्या है, दोनों उत्तर अलग अलग आ गए। इस बार आप किसका ज्ञात कर रहे हो, कांच का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर, कांच का ज्ञात करो, कांच का अपवर्तनांक ऊपर, और भैया पानी का अपवर्तनांक नीचे। बताओ एक बार प्लीज, यस नो का जवाब दो। क्वेश्चन को जितना सरल बनाओगे इतना ही फायदा रहेगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है भाई। ठीक है, बाकी का आपको कल करा देंगे। तो ये था भाई साहब हमारा अपवर्तनांक से जुड़े हुए क्वेश्चन। बहुत मेहनत लगेगी भाई इस वाले टॉपिक में। मैं मेरे जितने भी भाई अभी लाइव है, और मैं आपको पर्सनली कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। मैं आपको एक ही चीज बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई चीज ज्ञात करनी है, कोई चीज पढ़नी है, आपके पास में अगर कोई प्रैक्टिस पेपर है, तो केवल कहां फंसोगे, अपवर्तन के अपवर्तनांक वाले टॉपिक में। मेरे भाई मैं सच बता रहा हूं, कोई कराता ही नहीं है इनको। जार एक बार कोचिंगों में जाके रजिस्टर देखना किसी का, रजिस्टर देख लोगे आंखें फट जाएंगी। कोई पढ़ाता ही नहीं है। पढ़ाते इसलिए नहीं है, टेंशन है, ये टेंशन देते हैं ये वाले टॉपिक, इसलिए नहीं पढ़ाता है कोई इसको। तो कोई नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करो, चीजों को सीखो, समझने की कोशिश करिए। बाकी का जितने भी भाई लाइव है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यूट्यूब पर बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए, मैंने एक दिन पहले भी बता दिया, आज फिर बता रहा हूं। ठीक है, आप करते रहो अच्छे से, सीखते रहो। बाकी का मिलते हैं कल 8 बजे यूट्यूब पर क्लास होगी। सभी को यूट्यूब पर क्लास लेनी है, और जिन्होंने बायोलॉजी का किताब नहीं मंगाया है, बायोलॉजी का किताब मंगाए।